जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग इंडियन आर्मी टेक्निकल जो कि 12th बेस भर्ती होती है, तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आपको कुल 50 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और एक क्वेश्चन के, ठीक है, एक प्रश्न के 4 मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं पर यदि वह गलत हो जाता है तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। आपको ये जानना है। कुल मार्क्स जो होते हैं 200 हो गए इसके, ठीक है, 50 इंटू 4। और पासिंग मार्क्स जो है वह 80 रखा जाता है। कहाँ का पेपर है? तो पुणे का पेपर है, हेडक्वार्टर पुणे का। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और यह वर्ष 2020-21 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को कर जाते हैं। और इससे रिलेटेड आपका मॉक टेस्ट जो बना के दिया गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सेक्शन जो कि जनरल नॉलेज का होता है, तो उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? मजदूर दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए, या तो मजदूर दिवस या फिर श्रमिक, ठीक है, श्रमिक दिवस भी आपसे पूछ सकता है। तो श्रमिक दिवस पूछे या मजदूर दिवस पूछे, आपको उत्तर क्या लगाना है? 1 मई। देखिए 1 मई आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है या फिर विश्व श्रमिक दिवस के नाम से जाना जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका सेकंड प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया? भारत का सर्वप्रथम सतह वाला बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा था, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। पृथ्वी जो है यह भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल बनी। यह वर्ष 1988, ठीक है, वर्ष 1988 में टेस्ट करके दिया गया था। इसके अभी तक 3 वर्जन तैयार हो चुके हैं, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकेंड और पृथ्वी थर्ड। ठीक है, तो पृथ्वी फर्स्ट की विशेषता ये है कि यह आपके 150 किलोमीटर तक के रेंज में फायर कर सकता है। वहीं पर पृथ्वी सेकेंड की जो बात है, इसकी रेंज बढ़ गई और यह 250 किलोमीटर तक कर दी गई है और यह वायुसेना में है। ठीक है, ये थल सेना के पास है, ये वायुसेना के पास है। और नया वाला जो अभी बना है रिसेंटली, पृथ्वी थर्ड, तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ा दी गई है। यह 350 किलोमीटर के दायरे में फायर कर सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका सेकंड का बी हो जाएगा, पृथ्वी। आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। कुल 12 प्लेयर चुने जाते हैं। उन 12 प्लेयर में से 7 प्लेयर ग्राउंड पे आते हैं, बाकी 5 जो हैं वह पवेलियन में होते हैं। यदि किसी को दिक्कत आती है तो वो खेलने के लिए आते हैं। ठीक है, तो कितने प्लेयर हो गए? 7 पर टीम। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह आपके कालिदास के द्वारा रचित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा और तुलसीदास के द्वारा बहुत सारे रस और पद रचे गए हैं। सूरदास के द्वारा भी रस और पद रचे गए हैं। ठीक है, कविताएं भी हैं और रामायण, तुलसीकृत रामायण भी आती है। तो ये सब जानकारी आपको होगी और इन्हें आप याद भी रखेंगे, क्योंकि ये जो 5 प्रश्न हैं यह 3 एग्जाम में सिमिलर आए हैं और जो भी टेक्निकल के एग्जाम थे उन्हीं में। एक तो दानापुर हो गया, ठीक है, दानापुर हो गया, दूसरा आपका पुणे हो गया और तीसरा आपका ग्वालियर। इनमें ये पांचों प्रश्न, ये जो 4 मैंने करा दिया और जो 5वां करा रहा हूं, ये पांचों प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और सिमिलर ही थे, कहीं कोई चेंजिंग नहीं की गई। और ये सभी प्रश्न जो है वह नवंबर 2020-21 वाले में जो भर्ती आई थी उसके रिटन एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए इन सबको रट लीजिए।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न जीके का, और इसमें दिया गया है विच कलर इज नॉट फाउंड इन रेनबो। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? आपने पढ़ा होगा ना, विब्जियो, वी आई बी जी वाई ओ आर। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू। यहाँ पर आप देखना, Y फॉर येलो होता है ना, तो येलो है आपके पास। R फॉर रेड होता है, रेड है। G फॉर ग्रीन होता है, वो भी अवेलेबल है। और B फॉर ब्लैक, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि हमारे वेनिया पिनाला में जो है वह ब्लू कलर होता है, ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, काला कलर नहीं होता है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का डी हो जाएगा कि इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सिमिलर हैं 3 सेट में, तो 3 के 3 सेट में आपको ये देखने को मिलेंगे। बाकी के प्रश्न अलग-अलग हैं, रीजनिंग के हो गए, मैथ के हो गए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के प्रश्न थोड़े अलग-अलग हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आए के 2 सेट और आते हैं, तो शायद आपको सिमिलर ही देखने को मिले, तो आप सीधे छठे से देखना। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए, अगला सेक्शन बी जो है वह आपका जनरल इंटेलिजेंस अर्थात सामान्य बुद्धिमत्ता का होता है, और इसमें आपके 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपका छठा दिया गया है, कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को हमें पूरा करना है। क्या दिया गया है? 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद गैप है और फिर 49। इससे आपको क्या पता चला? ये देखिए, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 तिया 9। ये 4 का स्क्वायर है, 4 चौका 16। ये 5 का स्क्वायर है, 25 25। तो ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 49। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 ना। उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका उत्तर बी हो जाएगा, 36। ठीक है, प्रश्न का जो सिलेक्शन है वो अच्छा है, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, एकदम अच्छे कैटेगरी के प्रश्न हैं, और ये सब आपको आना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़े। 7वां आपको दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए ऑप्शन में से हमें इस खाली जगह को भरना है। क्या दिया गया है? Q P O, उसका अगला क्या है? N M L। देखना आप, N जो है वह P के P Q R। ठीक है, ओ, अब यहां पर देखना, O से यदि हम N जाते हैं तो हमें -3 चलना पड़ेगा, और यदि हम N से Q की तरफ आएंगे तो +3 होगा यदि इस तरफ जाते हैं। लेकिन शुरुआत यहां से किया गया है, तो Q से N आते हैं तो -3, अर्थात 3 सीढ़ी उल्टा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखना, M है तो M के बाद क्या होता है? NOP। यदि हम इधर से चलते तो +3 होता, लेकिन क्या है? P से M की तरफ आना है, तो हमें -3 सीढ़ी, फिर Q से L -3 सीढ़ी। कुछ समझ में आ रहा है? -3 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगला अगला देख लो आप, K J I। तो N से यदि हम K जाते हैं तो -3, M से यदि हम J जाते हैं तो -3, ठीक इसी प्रकार L से यदि I जाते हैं तो -3। ठीक है, समझ गए? कैसे? I J K L। तो देखना, L से शुरू किए, 1 2 3, -3 सीढ़ी गए ना। ठीक इसी प्रकार अगला क्या होगा? सभी -3 के सीरीज में होंगे। तो यदि हम K से -3 जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें H देखने को मिलता है। और J से गए तो GHIJ, G आ गया। फिर I से गए तो F आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगला जो आपको दिया गया था EDC, उसे भी मैच कर लीजिए। E D और C, ये सारे H से E जाते हैं, -3 -3 -3। इसका मतलब आपका जो ये सीरीज है यह बिल्कुल सही है, और यहाँ पर आपका उत्तर जो हो जाएगा वह HGF हो जाएगा। तो HGF आप ढूंढो, यहाँ पर B में दिया गया है। उत्तर क्या हो गया? 7 का उत्तर आपका B हो गया। समझ गए ना? बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार के प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, अगला आप देख लो, क्या दिया गया है? बुल्ट इज रिटन एज 5 हैज 3 2 एट द रेट। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है BUILT, ये लिखा जाता है 5 हैज 3 2 एट द रेट के रूप में। ठीक है, और अगला देखना, ट्राइब TRIBE,
यह लिखा जाता है @935 एक्सक्लेमेशन मार्क, इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो फिर हमें रूल लिखना है। रूल कैसे लिखा जाएगा? RULE। अब देखो R के लिए क्या दिया गया है? R के लिए 9 दिया गया है, तो हमने 9 लिख दिया। अब U के लिए देखना, तो U के लिए हमें हैच दिया गया है, तो हमने यहाँ पर हैच लिख डाला। L के लिए ढूंढना, L के लिए देखिए आपका 2 दिया गया है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख डाला। और E के लिए ढूंढो, E के लिए आपका ये वाला, तो ये आपका आ गया। तो ये वाला ढूंढो 9 2 और ये। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए 9वां दिया गया है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अतुल सैड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर सिंगल सन। हाउ अतुल इज रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ है, इसकी तरफ अतुल इशारा करता है। ठीक है, इसमें लड़की है। ठीक है, तो ये लड़की है, इसकी तरफ अतुल इशारा करता है। अतुल क्या बोलता है? अतुल बोलता है वह मेरे दादाजी। ठीक है, ये जो लड़की है वह दादाजी के इकलौते बेटे, तो दादाजी का जो पुत्र हो गया वह अतुल के लिए क्या हो गया? पिता हो गया। ठीक है, दादाजी का पुत्र अतुल का पिता हो गया। अब क्या पूछा आपसे कि अतुल जो है वह तस्वीर वाली लड़की से कैसे संबंधित है। यदि यह लड़की इसकी बेटी हुई और अतुल इसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, तो अतुल और फोटोग्राफ वाली लड़की क्या हो जाएगी? आपस में भाई बहन, तो अतुल हो गए भैया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए 10वां आपको दिया गया है, गीता वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 किलोमीटर, शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, शी मूव्स आफ्टर टर्निंग टू द राइट टू वॉक 20 मीटर। हाउ फार इज शी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। देखिए ये आपको याद होगा ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है, ये आपको याद है। अब क्या कहता है कि गीता जो है वह 20 मीटर 20 मीटर नॉर्थ की दिशा में जाती है, 20 मीटर नॉर्थ। चली बहुत बढ़िया, वहां पहुंचकर वह क्या करती है कि बाईं ओर मुड़ जाती है। जब गीता इस ओर मुख करके चलेगी तो यह इसका क्या हो जाएगा? राइट साइड, यह इसका लेफ्ट साइड, बायां पार्ट। और बाएं तरफ मुड़कर वह चलती है 40 मीटर, तो यहां से वह इस तरफ मुड़ी और चली 40 मीटर, 40 मीटर लेफ्ट। ठीक है, वहां चलने के बाद देखना, अब इसका बायां हिस्सा इस तरफ होगा तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। यहां जाकर फिर वह क्या करती है? बाएं मुड़ती है और 20 मिनट चलती है, तो बाएं मुड़ा दो उसको और 20 मीटर चलाओ। ठीक है, अब देखना वह कुछ यहां पर आ चुकी है, और यहां पर आने के बाद ये इसका लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये इसका राइट पोर्शन हो गया। अब क्या करती है कि वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, अर्थात दाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली, 20 मीटर राइट। अब वह यहां पर है, चलना उसने यहां से प्रारंभ किया था, ऐसे चली, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। अब क्या पूछता है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान अर्थात इस स्थान से वह बी पर गई है, तो ए और बी के बीच की दूरी, तो ये तो आपको पता है 20 मीटर हो गया। आपको दूरी बस इसको पता करना है ना, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वही नीचे वाला हो जाएगा, तो 40 मीटर ये हो गया। तो 20 प्लस 40 इक्वल्स टू 60 मीटर, यही होगा ना। उत्तर क्या हो गया आपका? 10 का उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए? तो आपका रीजनिंग और जी के यहाँ पर खत्म होता है, 2 सेक्शन समाप्त हो गए। अगला सेक्शन देखिए, ये आपके फिजिक्स के हैं और इसमें आपको 11 से 25 तक चलना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए 11 दिया गया है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्री इज। कहा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का भार क्या है। एक चीज मुझे ये बताओ, भार होता क्या है? व्हाट इज वेट? जब पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु जो है वह नीचे की ओर बल लगाती है तो वह कहलाता है उसका भार। लेकिन जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर कोई भार लगा ही नहीं रही है, वह फ्रीली गिर रही है, तो क्या वहां पर कुछ फोर्स पैदा हुआ? यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है
ऑब्जेक्ट तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा। तो जब सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है और ऑब्जेक्ट कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो वह वस्तु फ्रीली, ठीक है, फ्रीली अर्थात कहने का मतलब है कि जीरो भार का होगा। फ्रीली गिर रहा है, ऑब्जेक्ट कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इसलिए वस्तु क्या हो जाएगी, शून्य। उत्तर क्या हो गया आपका, 11 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए? चलिए अगला बढ़ते हैं। 12 दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डैश इज मेजर्ड इन वाट। डैश की भौतिक मात्रा जो है वाट में मापी जाती है। देखिए वाट में जो है आपका पावर, ठीक है, शक्ति मेजर की जाती है और इसका ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट हो जाता है जूल। और 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी बताइए। 1 जूल इक्वल्स टू 1/746 हॉर्स पावर, एचपी। याद है आपको, पावर का आपका पूछेगा कि 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, तो 746। ये भी आपको याद रखना है। ये जो है ना, मतलब ये क्वेश्चन तो वीवीआई मानो। एक क्वेश्चन आपका हो गया कि वातावरण में कितने परसेंट क्या है, ठीक है, गैसेस में। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया और दूसरा ये फिजिकल क्वांटिटी वाट वाला, मतलब हॉर्स पावर को ना घुमा के देता ही रहता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। यहां पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, शक्ति। 12 का उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट। देखिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसके सेंटर में, ठीक है, इसके सेंटर में मैग्नेटिज्म क्या होगी, जल्दी बताइए। आपने क्या पढ़ा है, एक आइडियल मैग्नेट, एक आइडियल मैग्नेट के केस में सेंटर पर मैग्नेटिज्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। आदर्श चुंबक का यह गुण है, उसके मध्य में जो चुंबकत्व शक्ति होती है वह जीरो हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जीरो। तो 13 का ए उत्तर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 देखिए, इन अ सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। एक सर्किट में वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जुड़ा होता है। देखिए सर्किट में हम दो चीज जोड़ते हैं मेजरमेंट के लिए। एक आपका होता है वोल्ट मीटर और दूसरा आपका होता है अमीटर, ठीक है। ये दो चीज जोड़ी जाती है। तो वोल्ट मीटर जो है यह हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। और एमीटर जो है वह आपका सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए यहां पर। अगला देखिए 15 दिया गया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है ना कि दूर की वस्तु जब देखनी होती है तो हम लोग दूरबीन अर्थात टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। और यह क्यों ढूंढा गया था, तो यह मेनली आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है, कि अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह है, क्या है, इन सब चीजों को देखने के लिए दूरबीन की खोज की गई थी। और अंतरिक्ष के चीज जो है वह बहुत दूर होते हैं, पता है ना आपको। तो दूर की चीज देखने के लिए हम लोग दूरबीन अर्थात टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो 15 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया है 16, व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स डेंसिटी। जब बर्फ पिघलती है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है। आपको पता है ना कि बर्फ का घनत्व जो है वह कम होता है, इसी वजह से वह पानी की सतह पर तैरता है। लेकिन जब बर्फ पिघलता है और आइस से वह वाटर बनता है जो कि लिक्विड रूप में आ जाता है, ठीक है। तो लिक्विड रूप में जैसे आया तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई ना। अब डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इसी वजह से वह तैरने की जगह क्या हो गया, नीचे सरफेस पे आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आइस मेल्ट्स इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। जब बर्फ पिघलती है तब उसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 17 दिया गया है, गॉस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द फॉलोइंग। गॉस निम्नलिखित में किसको मापने की इकाई है। देखिए गॉस जो है वह आपके मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है,
आप इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कह लीजिए या फिर आप इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये कह लीजिए। यदि इन दोनों में से कोई भी एक दे दे, उत्तर आप आराम से वो लगा दो। तो यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन दिया गया है, चुंबकीय प्रेरण, तो उत्तर आपका 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 18 आपको दिया गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? सबको याद है ना, c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सभी को पता है और सबको याद भी रखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका देखिए यहां पर सी वाला हो जाएगा। तो 18 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, यहां पर ये नहीं कि सी का ऑप्शन लिख दिया मैंने, ये सी लिखा जाता है, यदि आपने पढ़ा है फिजिक्स तो सी होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी के रूप में डिनोट करते हैं। अब देखिए 19 आपको दिया गया है, हु इन्वेंटेड टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। देखिए टेलीविजन जो है वह आपके जे.एल. वेयर, जे.एल. तो ऋषि यहाँ पर प्रिंट है, कोई नहीं, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा इसे। ओके, यहाँ पर हो जाएगा जे.एल. वेयर्ड। ठीक है, तो जे.एल. वेयर्ड के द्वारा जो है हमारा टेलीविजन ढूंढा गया था, इन्वेंट किया गया था। अच्छा, कब किया गया था, कुछ आइडिया है आपको? यह किया गया था 26 जनवरी 1926 को। हमारे गणतंत्र दिवस का जो दिन है उसी का दिन या आविष्कार का दिन माना जाता है, लेकिन हम 1950 में गणतंत्र हुए थे और टेलीविजन जो है 1926 में ही आ चुका था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर बी हो जाएगा, जे.एल. वेयर्ड। कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा मिल सकता है, जॉन लॉगियो बेयर्ड। ठीक है, BAIRD ये होता है, इसी वजह से यहां पर ये मिसप्रिंट था। ठीक है, तो जॉन लॉगी बेयर्ड इनका फुल नेम है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था 26 जनवरी 1926 में। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है, मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज ऑफ इट्स डैश। बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, Hg, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है ये बताइए। तो वजह यह है कि इसका घनत्व जो है वह उच्च होता है, यह उच्च घनत्व वाला है, इसी वजह से इसको बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है। हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व, जो कि आपके 20 के ए में दिया गया है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का ए उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए 21 दिया गया है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू। ये सबसे VVI क्वेश्चन यार। ठीक है, ये आपको जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत बार पूछा गया है। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 746 वॉट। ठीक है, जो कि बी में दिया गया है, तो 21 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 22 दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? क्या पता है आपको पृष्ठ तनाव के बारे में? पृष्ठ तनाव जो है वह आपके लिक्विड, ठीक है, तरल पदार्थों द्वारा ही होता है। ठीक है, या फिर आप द्रव्य कहते हैं इसको, ठोस, द्रव्य, गैस, तो द्रव्य द्वारा ही होता है। और यह होता है कि यह किसी भी सरफेस को किस फोर्स के साथ, ठीक है, किस फोर्स के साथ प्रेस करती है, यह कहलाता है सरफेस टेंशन। देखिए पृष्ठ तनाव, यदि सरफेस टेंशन की बातचीत की जाए तो यह अधिकतर डाइन बाय सेंटीमीटर इसमें मेजर किया जाता है, लेकिन सेंटीमीटर की तो बातचीत ही नहीं है, यहाँ सारे मीटर हैं। क्या हो जाएगा? डाइन ऐसा यूनिट न्यूटन है ना, तो न्यूटन मीटर, जो कि आपके ए में दिया गया है, न्यूटन बटे मीटर, ये आपका सरफेस टेंशन का इकाई हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? 22 का उत्तर आपका ए हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए 23 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज
स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अदिश राशि है? ये बताइए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है? वैसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वह कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में यदि हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारे आते हैं। पहला आपका आता है मास, ठीक है, दूसरा आपका आता है डिस्टेंस, दूरी, ठीक है, तीसरा आपका आता है लेंथ, लंबाई, चौथा आपका आता है स्पीड। बहुत सारे हैं लेकिन जो पॉपुलर हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पांचवा आपका आता है पावर, छठा आपका आता है एनर्जी, ठीक है, सातवां आपका आता है वर्क। ये सब पॉपुलर हैं, बार बार पूछे जाते हैं। डेंसिटी, ठीक है, एरिया और इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आप देखना क्या दिया गया है, करंट ना, धारा, इसका होता है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, करंट, जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 23 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 24 दिया गया है, द यूनिट ऑफ एक्सलरेशन इज, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम ना, वेग में परिवर्तन का दर जो है वह कहलाता है त्वरण। तो त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी? त्वरण की इकाई जो है आपका वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि डी में दिया गया है, तो 24 का डी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं। और 25 देखिए क्या दिया गया है, अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर which is placed on the fast moving train, the temperature of the गैस। एक कंटेनर में गैस संलग्न होती है जिसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन में रख दिया जाता है, तो गैस का तापमान क्या होगा? देखिए आपने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यदि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि वह तो मूव कर रही है ट्रेन के साथ ना, तो कोई चेंजिंग नहीं हुई ना, रिमेन्स अनचेंज, कुछ भी नहीं बदलेगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 3 सेक्शन यहां पर खत्म होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका डी सेक्शन जो कि आपका मैथमेटिक्स है, और इसमें 26 से लेकर 40 तक प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, और बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न भी नहीं है। ठीक है, तो आप सब आसानी से करके आएंगे। मैं तो आशा करता हूं कि 50 में से 49 क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा करके आएगा, ऐसा पेपर दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 26 में क्या दिया गया है, द एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट इज 28 kg. By the admission of a new student, the average weight is reduced to 27.8 kg. Find the weight of new student. कहा जा रहा है कि 29 छात्र थे और उनका औसत वजन जो था वह 28 kg था। ठीक है, तो इसको गुना करो तो 812 आता है। ठीक है, मतलब 29 बच्चे का जो वजन था वह 812 kg था। अब क्या हुआ कि एक बच्चा और क्लास में बढ़ा, तो बच्चे की संख्या बढ़ गई, 29 से एक ज्यादा, 30 बच्चे हो गए। बच्चे तो 30 हो गए, लेकिन औसत वजन में थोड़ा फर्क आया, वह कम हो गया। कितना? तो 0.2 कम हुआ, यह हो गया 27.8। अब इसको जब गुना करोगे तो आपको आएगा 834। ठीक है, अब 30 बच्चे का वजन जो है वह 834 केजी हो गया। तो आपसे पूछा गया नए छात्र का वजन, तो घटा दो ना, ये लो 22 केजी। कहां दिया गया है? डी में। 26 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 27 देख लीजिए, क्यूब रूट पूछा है, अंडर क्यूब 729, यह हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 अंडर क्यूब, तो 9 टू दी पावर क्यूब इंटू ये। ठीक है, इससे ये कट गया, 9 निकल के आया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 28 दिया गया है,
If 3.4 of x is 68, then find the value of x. यदि x का 3.4% 68 है तो हमें x का मान निकालना है। तो x का 3.4 बटे 100 यह 68 है, तो इसको हटाओ, एक जीरो और आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68 इंटू 1000 बटे 34, ये 2 टाइम्स में कट गया, इक्वल्स टू 2000। कहाँ दिया गया है, डी में। 28 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिए, 29 दिया गया है। At what will the simple interest on the principal of 420 at the rate of 3% per annum in 2.5 ईयर। कहा जा रहा है कि 420 मूलधन पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, ये आपको बताना है। ऐसा इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ठीक है, 25 चौके 100 हो गया, इससे ये कट गया, तो 42 गुने 3 बटे 4, ये हो गया आपका 135 बटे 4, जो कि 33.75। ठीक है, तो 33.75 आपके डी में दिया गया है, तो 29 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला क्या दिया गया है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑन RS 13,000 फॉर 1 ईयर एट 2% एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि 13,000 राशि का 2% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज। देखिए सिंपल सी बात है, यही हो गया ना, 13,000 गुने 1 इंटू 2 बटे 100, इससे ये कट गया, तो 13 दूनी 26, 260 रुपये ऐसा ही हो गया। कुल रुपया कितना देना है, 13,000 प्लस 260, तो 13,260 रुपये, ये देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 30 का उत्तर आपका बी हो गया। 31 दिया गया है, फाइंड द HCF। बहुत ही आसान है ना, 84 क्या हो जाएगा, 21 इंटू 4 कर दो। ठीक है, 105, 21 इंटू 5, इस दोनों में 21 कॉमन रहेगा, इसलिए 21 ले लिया, वरना आप इसको छोटे से छोटे खंड में तोड़ लेना, चीजें यही आएगी आपको। क्या हो जाएगा, 21 ना, ये देखिए बी में दिया गया है, तो 31 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये सब आपको आता होगा, बहुत ही बेसिक है। चलिए अगला देखिए, 32 दिया गया है, व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, अर्थात 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये आपका देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाई गई, ये तो 1 आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0 और यहां पर 9 आ जाएगा। ये आपके 9001 जो है सी में दिए गए हैं, तो 32 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 33 दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 240 एंड 165। एलसीएम निकालो ना, 240 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 165 का हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 5 जो है यह दोनों में कॉमन है, तो 3 और 5 सिंगल आ गया इंटू 11। इसको कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 2640 ना, मल्टीप्लीकेशन कर लेना, ये आपका हो गया उत्तर डी। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़े। 34 दिया गया है, इफ अ टैंक इज 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ टैंक। यदि एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है, तो सबसे पहले उसका आयतन निकालिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 60, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, क्षमता ना, क्षमता दिया गया है लीटर में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 60 इंटू 1000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60,000 लीटर। ठीक है, तो ढूंढिए आपके यहाँ पर 60,000 लीटर आपके ए में दिया गया है, तो 34 का ए उत्तर हो गया। बहुत ही बेसिक और कॉमन चीजें, ये बार बार यूज किया जाता है, आप लोगों को पता होगा, ये सब कर रखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया गया है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days एंड
A alone can do the same work in 10 days, then B alone do it in how many days? कहा जा रहा है कि A और B किसी काम को 6 दिन में करते हैं। यदि A इस काम को 10 दिन में कर सकता है तो B अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए ऐसे प्रश्न को ना शॉर्ट ट्रिक से यदि मैं सॉल्व करूं तो देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, ऊपर में बड़े वाले एवं छोटे वाले को गुना कर देते हैं और नीचे में बड़े वाले से छोटे वाले घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 60, ये आपका 4 इक्वल्स टू 15 डेज। ये ट्रिक है। 35 का डी उत्तर हो गया। 36 दिया गया है, a square has side length 6 मीटर, what will be its area? एक वर्ग की भुजा की लंबाई 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6 into 6 equals to 36 मीटर स्क्वायर। उत्तर आपका 36 का बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 37 दिया गया है, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 300 in 2 year at 5% पर एनम। 300 रुपए की राशि पर 2 साल में 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सिंपल है ना, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n हो जाता है। तो p आपका कितना है? 300 इंटू 1 प्लस आर कितना हो गया? 5 ना, 5 बाय 100 टू दी पावर 2 हो गया। 5 20 बार में कट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। ये सब किए हो या नहीं? बहुत ही आसान है ये सब। ठीक है, 3 इंटू 441 बाई 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 330.75। टू लो ना, ये देखिए 330.75 आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा 37 का ए। यहाँ पर तो मिश्र धन पूछ दिया। ठीक है, ए पूछा गया है और प्रश्न में कुछ अलग तरीके से लिख दिया गया तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर यदि सिर्फ सीआई पूछता तब क्या होता बताइए? सीआई होता तो यहाँ पर क्या करते हम? 330.75 में से 300 घटाते तो हमें ब्याज जो है वह 30.75 निकल के आता यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो। लेकिन यहाँ पर मिश्र धन पूछकर क्वेश्चन को खत्म कर दिया गया, उत्तर में मिश्र धन दिया गया है। ये गलती क्वेश्चन में था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 38 दिया गया है, इफ 3x plus y equals to 81 and 81x minus y equals to 3 then find the value of x। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 3x plus y equals to 81। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि 81x माइनस y इक्वल्स टू 3। अब देखना, ये तो कट गया, ये आपका आ गया 84x और ये आपका आ गया 84। बताइए क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 84 बटे 84। कट गया ना, क्या हो जाएगा? 1 आपके सी में दिया गया है तो 38 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया ना। अगला देखिए 39 दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2000 if 40% men and 35% women then find out the number of children। कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं। इसका मतलब 75% पुरुष और महिला हो गया। तो 100% में से 75% घटा लो तो 25% बचे जो कि बच्चे हो गए, चाइल्ड। ठीक है, यही पूछा है ना कि बच्चे कितने हैं ये बताना है। तो परसेंटेज हमने निकाल लिया 25% और कुल कितनी जनसंख्या है? 2000। तो 2000 का 25 बटे 100 500 आ जाएगा। ए में दिया गया है, 39 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न सॉल्व। अगला देख लीजिए 40 दिया गया है, गुप्ता सोल्ड फ्यू बिस्किट पैक्स फॉर ₹7.50 इफ cost of each packet is 1.50 then how many packets did he sold। गुप्ता क्या करता है, कुल 7.50 रुपए का बिस्किट का पैकेट बेचा और एक बिस्किट के एक पैकेट का दाम है 1.50। ठीक है, चलो पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं, इससे ये हट गया तो ये आपके 5 बार में पूर्ण कट गया है ना, 15×5 = 75 है ना। तो क्या हो जाएगा, कुल 5 बिस्किट का पैकेट हुआ बेच पाया। उत्तर क्या हो गया? 40 का ए हो गया। मैथ आपका यहाँ पर खत्म होता है, सेक्शन डी एंड हो गया। अब आपका आखिरी सेक्शन जो कि केमिस्ट्री का है,
इसमें आपको 41 से 50 अर्थात 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगर जाते हैं 41 दिया गया है, द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? तो हाइड्रोजन गैस का जो रंग होता है वह कलरलेस होता है, रंगहीन। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देख लीजिए, 42 दिया गया है, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वह इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के वजन के बराबर है। इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर डी हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के वजन के बराबर होता है। तो 42 का डी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लीजिए, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ। देखिए सबसे कठोर पदार्थ अभी तक जो है बुक्स में या हम अभी पढ़ते आए हैं वो है हीरा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सर्टिफाइड नहीं हुआ है लेकिन खोज किया जा चुका है, ऐसा सुनने में भी आया है और कहीं कहीं पर चर्चित भी मिलेगा आपको वेबसाइट पर कि अगला जो पदार्थ होने वाला है वह आपका WBN। ठीक है, WBN नामक एक पदार्थ है, उसमें यह बताया जा रहा है कि हीरे की तुलना में अधिक इंटेंशन ताकत होती है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा कठोर बताया जा रहा है लेकिन यह कहीं भी सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अभी तक डायमंड ही है, हीरा ही है, तो उत्तर आपको हीरा ही लगा कर आना है। आगे के समय में ये आने वाला है। ठीक है, इससे आप परिचित रहिए और जैसे ही यह पब्लिश हो जाएगा बस हम लोग इसको मानना शुरू कर देंगे। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? अभी 43 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ये मैंने बोला ना, ये VVI प्रश्न है यार, बार बार GD, ट्रेडमैन, टेक्निकल सब में आ रहा है। चलिए जान लीजिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी जितने भी गैस हो गए, आर्गन हो गए, के बाद कार्बन हो गए, तो यह सभी आपके 1% में आ जाता है। लेकिन कार्बन का थोड़ा स्पेशल जान लीजिए, 0.03%, ये स्पेशली जान लीजिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 21% ना, तो 44 का उत्तर आपका ए हो गया। अगला देखिए क्या दिया गया है, द मेटल डैश इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। किस धातु को हमेशा मिट्टी तेल में रखा जाता है? तो मिट्टी तेल में देखिए आपके दो धातु रखे जाते हैं, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, सोडियम एंड दूसरा आपका आ गया पोटासियम। इन दोनों धातु को जो है वह केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि जब नमी के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की नमी के साथ आते हैं तो जोरदार प्रक्रिया कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और ब्लास्ट भी हो सकते हैं। इसी वजह से इनको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला है, दोनों दिया गया है सोडियम और पोटासियम, लेकिन सोडियम पहले स्थान पे आता है तो आपको यहाँ पर सोडियम टिक करना है, 45 का बी। जहां पर सोडियम ना दिया गया हो तो आप पोटासियम लगाना। ठीक है, फिलहाल आपका सोडियम हो गया, 45 का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 46 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर। अभी तुरंत मैंने डिस्कस किया है, सबसे ज्यादा कौन सी हवा है? नाइट्रोजन ना, 78%। देखिए ये आपके बी में दिया गया है, तो 46 का बी उत्तर हो गया। ये 21%, ये 0.03%, ये आपके 78% और ये आपके वही 1% में आते हैं। ठीक है, 1% के अंतर्गत ये, क्योंकि हमने यहाँ पर 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, तो जो बचे उसी के अंतर्गत ये सब आएंगे। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? बी हो गया ना। चलिए आगे बढ़े। 47 दिया गया है, द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। देखिए केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो बढ़ाता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाता है, वह कहलाता है उत्प्रेरक। तो देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट आपके बी में दिया गया है, तो 47 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखिए 48 दिया गया है, पीतल और कांसे में सामान्य तत्व, द एलिमेंट कॉमन इन ब्रास एंड ब्रोन। देखिए ब्रास एंड ब्रोन में जो कॉमन तत्व हैं वह है आपके कॉपर, तांबे। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 48 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
49 आपका दिया गया है, डैश गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग होता है। एसिटिलीन जो है यह आपके कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, हम लोग जो है कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं और कैल्शियम कार्बाइड जब नमी के संपर्क में आता है तो हमें एसिटिलीन गैस देता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 50 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है और इसमें दिया गया है स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ। स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर है? जल्दी बताइए। तो स्टेनलेस स्टील जो है आपका वह आयरन, क्रोमियम एवं कार्बन का, आयरन, क्रोमियम एवं कार्बन का। तो देखिए ये आपके डी में दिया गया है, तो 50 का उत्तर डी हो गया। तो इस प्रकार से आपके 50 के 50 प्रश्न मैंने करा दिए। ठीक है, बाकी जो कुछ चाहिए उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और यदि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है टेक्निकल का, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 7979946092 पे। हम लोग उसको टाइप करके वीडियो बनाकर आपको देंगे। ठीक है, यदि आपके पास पेपर है तो प्रीवियस ईयर पेपर ही भेजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्याय पर नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है।